जब जितने लोग भी इसको अटेंड कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर तो गालबन मैं कर चुका हूँ, लेट मी चेक। यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है और ये शेल है, ये है program। अच्छा, मैं जो एंड कर रहा था डिस्कशन को, उसमें एक बात तो ये बतानी थी कि इनपुट के साथ आखिरी बात ये थी कि इनपुट तो हमेशा स्ट्रिंग में आता है और स्ट्रिंग में ये वो सिर्फ हमें कर्सर शो कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है हमारे इनपुट का, लेकिन डिस्प्ले नहीं करता। अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले भी हो तो इनपुट के जो ब्रैकेट्स हैं उसके दरमियान इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस आप लिखेंगे वो सेंटेंस इनपुट से पहले वो डिस्प्ले कर देगा। तो जो मेरा यूजर है जिसको मैंने बना के प्रोग्राम दिया, जो मैं प्रोग्राम यूज कर, उसको पता होगा कि मुझे पहले कौन सी, जिस वक्त जो मेरी इनपुट का वेट कर रहा है प्रोग्राम, तो मुझे उसमें इनपुट देनी क्या है। अच्छा, आपको मजीद ये चीज बता रहा था कि कुछ पाइथन में ढेर सारे प्रोग्राम्स, ढेर सारे फंक्शनलिटी जो है ना, वो पाइथन बनाने वालों ने खुद ही बना के आपको प्रोवाइड कर दी है, हजारों की तादाद में फंक्शन। अच्छा, उन फंक्शंस को, उसमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे आप नोटपैड में फाइल्स बनाते हैं, उन फाइल्स की मैनिपुलेशन से आप फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर कैसे आप क्रिएट करेंगे, कैसे रीनेम करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इस तरह की बहुत सारी फंक्शनैलिटी है उसमें। ये काम आप पाइथन में भी कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं जिनको आप जिनको अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आपको उसका उसके प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट है, तो जितने आपने फंक्शंस पढ़े उसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने को डायरेक्ट ऑपरेटर तो है नहीं, तो आपको उन ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन से आपको उसका एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकती हो। इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं। नंबर्स को राउंड करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, नंबर्स को ट्रंकेट करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। जो हमने स्ट्रिंग्स इनपुट लिए हैं, उन स्ट्रिंग्स में से हम बाज़ औक़ात हमें उसमें स्पेसेस आ जाती है, स्पेसेस को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन टास्क हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब जो कॉमन टास्क हैं, बजाय इसके कि हर प्रोग्रामर इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के कोड खुद लिखे, तो जो कॉमन छोटी छोटी टास्क है ना, उनके फंक्शंस पाइथन ने बना के उसके पाइथन के साथ ही प्रोवाइड कर दिए। और क्योंकि वो हजारों की तादाद में फंक्शन है, लिहाजा उनको ग्रुप कर दिया। मसलन मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फंक्शन जो है ना, उन्होंने एक मैथ नाम का एक मॉड्यूल बनाया। उस मॉड्यूल में सारे के सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन जो है ना वो लिखे हुए हैं। अब मुझे अगर वो फंक्शन इस्तेमाल करने हो तो मुझे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का नाम है SQRT। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। लेकिन ये अभी नहीं चलेगा। क्या दिया इसने? नेम SQRT इज नॉट डिफाइंड। तो नाम ही नहीं मिला कि SQRT है किस बला का नाम। असल में मैथ के मॉड्यूल में मैथ डॉट SQRT लिखेंगे हम। इसके बाद लिखेंगे तो अब ये कैलकुलेट होगा, लेकिन ये कैलकुलेट अभी भी नहीं होगा। इसकी एक रीजन, लिखना तो यही होगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी 25, लेकिन अभी ये कैलकुलेट नहीं करेगा। इसलिए कि मैथ, ये जो SQRT है ये मैथ नाम के मॉड्यूल में है। तो जब किसी मॉड्यूल को इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले लिखना होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के आगे उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। जब हम इस मॉड्यूल को एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट एस क्यू आर, अब हम मैथ लिख के SQRT लिखेंगे तो उसके आगे जो भी वैल्यू लिखेंगे उसका ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर पाइथन बनाने वालों ने ये स्क्वायर रूट का फंक्शन बना के नहीं प्रोवाइड किया होता तो हमें जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाले जितने ऑपरेटर्स हैं उनकी मदद से हमें ये वाला काम खुद करना होता। तो मैथ में इसके ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं ना, ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब ये देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, पाइथन का शेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो वो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद लिखते हैं मैथ डॉट, उसके बाद 3 सेकंड वेट करें, ये उसकी लिस्ट दे देता है कि अब इस मैथ डॉट के आगे आप क्या क्या लिख सकते हैं, यानी मैथ के मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है।
ये ए कॉस, ए कॉस एच, ए साइन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये आर्क साइन है, आर्क कॉस है, ये आर्क आर्क कॉस हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक फंक्शन आप लोगों ने शायद अभी नहीं पढ़े होंगे, बल्कि मेरे ख्याल है शायद साइन कॉस टेंजेंट ही पढ़ा होगा, कॉस हाइपरबोलिक नहीं पढ़ेंगे। ए कॉस है, ये कॉस इनवर्स है। ए कॉस है, ये हाइपरबोलिक कॉस का इनवर्स है। ये साइन है। तो ये सारी चीजें आपको वक्त पढ़ने पे आप देख लीजिएगा, लेकिन जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल वाली हैं मैं आपको अभी मुख्तसर वक्त में कोशिश कर रहा हूँ कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर जो है ना इसको आज का सेशन एंड कर दें। कि मेरे पास बताने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर है कि अनलिमिटेड आपका अटेंशन का स्पैन जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स का नहीं होता। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा 5-7 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लूँ। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लीजिए। देखिए, जो सील फंक्शन है, ये करता है किसी भी इंटीजर नंबर की जो एक ये सील जो हमें एक इंटीजर नंबर देता है, अगर मैं इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दूं, फॉर एग्जांपल 20.3 दूं, तो सील जो है इसका सील देगा नेक्स्ट हायर इंटीजर विच इज जस्ट लार्ज इनफ देन 10.3, यानी कौन सी वैल्यू, 11। इस तरह से अगर मैं दूं मैथ डॉट सील 10.9, तब भी ये 11 ही देगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू देते हैं इससे बड़ा क्लोजेस्ट इंटीजर दे, यानी राउंड से मुख्तलिफ है। अच्छा, सील के बाद कॉस, ये तो वही कॉस हाइपरबोलिक है, यानी कॉस कॉस 0 1 होता है, तो मैंने लिखा मैथ डॉट कॉस 0 से 1 दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो मैंने सील बताया और कॉस बताया। डिग्रीज, डिग्रीज जो है जो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेजर इस्तेमाल होता है, डिग्रीज। लेकिन एंगल्स को मेजर करने के लिए एक और एंगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक और मेजर भी इस्तेमाल होता है जो कहलाता है रेडियंस। तो रेडियंस को डिग्रीज में और डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने की जरूरत फ्रीक्वेंट हमें प्रोग्रामिंग में पड़ती है। उसकी वजह यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में तो हम जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसके आगे एंगल हमेशा डिग्रीज में लिखा जाता है। अगर मैं लिखूँ साइन 30, तो इसका मतलब है साइन ऑफ 30 डिग्रीज, या मैं कॉस 30 लिखूँ तो इसका मतलब होगा कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। लेकिन अगर मैथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूँ मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट सपोज साइन, और उसके आगे 30 लिखूंगा, तो ये या 45 लिखूंगा, तो ये इसकी वैल्यू 0.7071 नहीं आएगी। इसलिए कि 45 सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के आगे एंगल डिग्रीज में नहीं होता, बल्कि वो रेडियंस में होता है। तो अगर मैंने साइन के आगे 45 लिखा था, ये 45 डिग्रीज का साइन नहीं कैलकुलेट करके देगा जो 0.7071 होता है, बल्कि साइन ऑफ 45 रेडियंस का वैल्यू देगा मुझे, जो कि मुख्तलिफ होगी। तो अब अगर मुझे 45 डिग्रीज का साइन कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल DEG, और इसको लिखता हूँ मैथ डॉट डॉट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे मैथ डॉट डिग्री। किसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, 45 को। तब ये डिग्री में, सॉरी, इसका नाम डिग्रीज, डिग्री, सॉरी, मैथ डॉट डिग्रीज और 45। अब ये DEG, आई एम सॉरी, मुझे तो इसके करस्पॉन्डिंग रेडियंस चाहिए ना, क्योंकि मुझे 45 डिग्रीज को का रेडियन चाहिए ताकि मैं मैथ डॉट साइन में वो रेडियन डाल। तो रेडियंस के लिए होगा मैथ डॉट रेडियंस, मैथ डॉट रेडियन है, रेडियंस है, रेडियन।
45 के करस्पॉन्डिंग रेडियंस है। अब लिखूं मैथ डॉट साइन ऑफ दिस मच रेडियंस 3.707। तो बात हमारी शुरू हुई थी मैथ डॉट के फंक्शन से, तो मैंने डिग्रीज के बारे में बता दिया। डिग्रीज जो है वो उसको डिग्रीज के आगे ब्रैकेट में मुझे रेडियंस देना होता है, तो उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करता है। और अगर मैं रेडियंस लिखता हूँ तो वो उसके आगे मुझे एंगल डिग्रीज देने होते हैं ताकि वो उसको रेडियन में कन्वर्ट करे। अच्छा, कॉस वो कोसाइन है, ई ई आर एफ ई एक्स पी, ये एक्सपोनेंट है, ई रेस टू द पावर समथिंग। अगर मैं ई रेस टू द पावर वन की वैल्यू तो सबको मालूम है 2.71 होती है, 2.718 होती है। तो ये मैथ डॉट ई रेस टू द पावर समथिंग हो तो उसके लिए हमें मैथ डॉट ई एक्स पी यूज करते हैं। अच्छा, मैथ डॉट ई एक्स पी के अलावा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बना हुआ है। फ्लोर सील का ऑपोजिट होता है। अगर मैं 10.3 का फ्लोर लिखूंगा तो ये 10.3 से स्मॉलर इन क्लोजेस्ट इंटीजर नंबर देगा, यानी इसका आंसर 10 आएगा। और अगर मैं मैथ डॉट 10.9 का फ्लोर लूंगा तो भी वो 10 ही है। अच्छा, मैथ डॉट एफ मॉड, वहाँ पे हमने मॉड फंक्शन पढ़ा था जो रिमाइंडर रिटर्न करता था। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो तो फिर एफ मॉड यूज करेंगे। इसके अलावा जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए जीसीडी फंक्शन अवेलेबल। और इस तो चेक करने के लिए लॉग, लॉग 10, लॉग टू द बेस 10। ये लॉग जो है ये लॉग टू द बेस ई है, जिसको हम इंटर वाले इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल इंटरमीडिएट में तो कोई भी नहीं है ना, मैट्रिक इंटर में नहीं है, तो वहाँ इसको लॉग जो है लॉग 10 को कहते हैं। लेकिन नॉर्मली लॉग जो है वो नेचुरल लॉग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में भी लॉग का जो लॉग नाम का जो फंक्शन है ये नेचुरल लॉग कैलकुलेट करता है। और ये लॉग 10 लॉग टू द बेस 10 कैलकुलेट करता है। लॉग 2 लॉग टू द बेस 2 कैलकुलेट करता है। और पाई, वो पाई की वैल्यू है 22, जिसका अप्रोक्सीमेशन 22/7 है, जो सर्कल्स वगैरह की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। पीओडब्ल्यू पावर कैलकुलेट करने के लिए। और रेडियंस, जो मैंने अभी बताया, डिग्री और रेडियंस दो मेजर होते हैं। डिग्री और रेडियंस को आपस में इंटर कन्वर्जन की हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज यूज करते हैं। रिमाइंडर साइन, वही ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है। SQRT ये स्क्वायर रूट है, टेन टेंजेंट है। और ट्रंक, ट्रंक जो है ये ट्रंकेट करता है। तो ट्रंकेट में अगर 10.3 होगा तो उसका आंसर भी 10 आएगा, 10.9 होगा तो उसका आंसर भी 10 आएगा। तो सील में और ट्रंक में फर्क ये है कि ट्रंकेट जो है वो उसको ट्रंकेट कर देता है सिंपली। तो ये वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो ज़रूरी था, जो उन असाइनमेंट के लिए जो मुझे अब आपको देने हैं। और वाइंड अप करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना आपको बताऊं कि आज हमने जितनी प्रोग्रामिंग की है, पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें हमने इनपुट लेके किसी भी फॉर्मूले को कैलकुलेट करके उससे उससे किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करने का हमने प्रिंट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ तक काम किया। अच्छा, ये जो आपने आज सीखा है ये वैसे तो बड़े बजाय छोटी सी चीजें, लेकिन देखिए यही छोटी छोटी चीजें मिलकर ना बड़े प्रोग्रामर, बड़े प्रोग्रामर मसलन फिजिक्स जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ ली है उनको ये पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का उन्होंने फिजिक्स में वो शायद पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। असल में मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि फिजिक्स में क्या चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने ना पढ़ी हो तो हो सकता है, ना पढ़ी हो तो आप हो सकता है इसी साल में वो चीज़ पढ़ लें। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल फायर करें किसी एक सर्टेन एंगल पे, एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से फायर करें,
तो वो कितनी दूर जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, कितने टाइम में वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, इन सब के फॉर्मूले मौजूद हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कंप्यूटराइज कैनन बना रहे हैं, तो उस कंप्यूटराइज कैनन में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अब ये पता है कि आपको जो टारगेट डिस्ट्रॉय करना है वो कितने फासले पर है, और हर कैनन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें जो इमिनेशन इस्तेमाल हो उसके उसका वेट फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएशन किस चीज़ का रह जाता है, सिर्फ एंगल का। हम सिर्फ उसका एंगल वेरी कर सकते हैं। तो हम उस एंगल के वेरिएशन करने से उस टारगेट को हिट करते हैं। तो अब आप इसके, अगर आपको फिजिक्स की आपको वो इक्वेशंस पता कर लें, आपको पता हो या आप पता कर लें, इसका मतलब आप एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि जिसको अगर आप उस कैनन में किसी तरह से एम्बेड कर दें, उसको उस कंट्रोलर को दे दें, तो उसको आप ये बताते हैं कि मेरा टारगेट जो है वो इतने फासले पर है, और उसको इनिशियल वेलोसिटी और मास तो पहले से ही पता होगा, बिल्ट इन होगा, उसमें फीडेड होगा पहले से। तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि इसको इतने एंगल पर रख के आप फायर करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बज़ाहिर तो ये हमने बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन इस ये छोटा काम भी असल में इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड स्प्रेड है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की फीलिंग, उम्मीद है कि आज का टाइम आपका काम आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर सेशन जो है ना फ्रूटफुल हो, मीनिंगफुल। और इस सिलसिले में जो आप लोगों की कमेंट्स हैं, कोई राय है आपकी, किसी चीज़ में आपको कोई बात आपकी ना समझ में आई हो, किसी चीज़ में आपको लगोगे वक्त ज़्यादा लग गया, या इट्स टू फास्ट या टू स्लो, या टू डिटेल्ड या टू शैलो, जो भी कुछ आपके कमेंट्स हैं वो आप मुझे बताएंगे। क्योंकि आज पहली क्लास है ना, तो आपके जो कमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपकी जो अगली क्लास है कोशिश करूंगा कि उसके उसके हिसाब से उसको अब मॉडिफाई करूँ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं, 5 मिनट में अपनी लाइन पर मीटिंग। और अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो बेशक आप ऑफ कर लें। थैंक यू। जिस सवाल करने हो बिल्कुल कर लीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कर लें। सर कोई असाइनमेंट? जी, असाइनमेंट मैं क्लासरूम पे इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, अदनान उस्मानी साहब इंशाल्लाह सेंड कर देंगे वो। ओके। मुझे लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। और अगर हैं तो जल्दी से एटलीस्ट, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट हैंड रेज कर दीजिए, वरना हम इसको एंड कर देते हैं। राइट। थैंक यू वेरी मच। ये सर मैं वजू कर रहा हूँ बादशाही मस्जिद में।